दुनिया भर के बाजारों में ढेर सारी खबरों का है माहौल और इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी में है हल्की नरमी। कमजोर शुरुआत के बाद संभलेंगे या फिसलेंगे, यह है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मिड वीक सेशन है और इतनी सारी खबरें सुबह सुबह ही आ गई हैं। अच्छा है दीप, ऐसा लग रहा था कि जैसे कल तो चलो रिजल्ट सीजन का आखिरी दिन का पोस्ट रिएक्शन था जी, आज लग रहा करेंगे क्या, लेकिन थैंक गॉड अमेरिका है दुनिया में। थैंक गॉड रशिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बिल्कुल करने को बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है। आज सुबह तो इनफैक्ट कई चीजों पे करनी है बात सर। एब्सोल्युटली ढेर सारा एक्शन है और इस एक्शन को आपके सामने रख दें। एक बार देख लीजिए क्या कुछ हुआ है, किन ट्रिगर्स पर आपको रखना है फोकस। डाउ उतार चढ़ाव के बीच 56 अंक ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक में 150 अंकों की रही तेजी। ये अब इस वक्त ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि सुबह सुबह जो खबर आई है पोलैंड में एक मिसाइल गिरी है, उससे 2 लोगों की मौत हुई है। समझा जा रहा है कि ये मिसाइल रूस की है। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, कितना बड़ा मामला है और कितना असर बाजारों पर ये डाल सकता है, इसका होगा विश्लेषण। 2 नए खिलाड़ी आज से बाजार में अपनी पारी की कर रहे हैं शुरुआत। बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता हॉस्पिटल, दोनों की लिस्टिंग कहाँ होगी और इन लिस्टिंग पर आपको क्या कुछ करना है, इस पर रखिएगा फोकस। और इसके अलावा आरबीआई गवर्नर सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आज करने वाले हैं बैठक। डिपॉजिट ग्रोथ उन्हें सुस्त नजर आ रही है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर होगी चर्चा। बिल्कुल, तो कई सारी चीज़ों पर करनी है चर्चा। आज शुरू करते हैं सर। भूल गए थे एक बार के लिए रशिया यूक्रेन, थोड़ा इग्नोर हो गया था। भूल तो नहीं गए थे, इग्नोर हो गया था, बट बड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिखा है। पहली बार किसी नेटो देश पर हमने देखा है मिसाइल गिरी है। अब सवाल यही है कि क्या रिएक्शन आएगा। देखो, पहले तो ये समझ लें कि हुआ क्या है। पोलैंड जो नेटो देशों का हिस्सा है, वहां पर एक मिसाइल आज सुबह सुबह गिरी है और उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अब ये मिसाइल किसने गिराई पता नहीं। लोगों का मानना था कि रशिया ने गिराई होगी, क्योंकि रशिया, पुतिन साहब एक तो G20 में पहुंचे नहीं, अटेंशन उनको चाहिए। वो अटेंशन कैसे मिल सकता है? कुछ न कुछ ऐसा करें कि दुनिया भर में लोग G20 को छोड़कर उनकी तरफ देखें। तो ये बढ़िया तरीका हो सकता है कि नेटो के एक देश को पकड़ें और पोलैंड उनके सॉफ्ट रडार पर है। तो चलो वहाँ एक मिसाइल गिरा देते हैं और दुनिया भर अब उसकी चर्चा होगी। और स्पेशली जब 20 टॉप लीडर्स हों तो उन्हें तो चर्चा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है रशिया ने ये किया हो। अब मजे की बात है कि रशिया ने मना कर दिया, हमने नहीं किया। तो अब किसने किया? हु हैज डन इट? गॉड नोस, पता चलेगा, वो एक दूसरी बात। लेकिन जो रिएक्शन आया है पोलैंड का, नेटो का और अमेरिका का, वो सरप्राइजिंग है। पोलैंड ने तुरंत कहा, सेनाओं को सतर्क किया, जो उनका बनता भी है, क्योंकि उन पर अगर मिसाइल आई तो उनको तो समझना पड़ेगा। लेकिन साथ ही पोलैंड के राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि भाइयों, ये शायद ऐसा लगता है किसी ने गलती से कर दिया है, कोई इंटेंशन से कोई करने वाला ऐसा लग नहीं रहा। बहुत जल्दी से उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया, यानी कि वो चाहते नहीं कि एग्रेसिव पोस्चरिंग करें कि भाई नहीं, जिसने गिराई हम उसको देख लेंगे, मार देंगे, ठोक देंगे। ये ऐसा उनका स्टैंड नहीं है। मतलब उनको रशिया से लड़ना नहीं है, बिना जाने कि किसने भेजी है। फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि जिसने भी भेजी हुई गलती से भेजी हुई। मतलब रशिया हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हमें रशिया से लड़ना नहीं। ये एक सॉफ्ट स्टैंड आ गया। दूसरी तरफ नेटो थोड़ा गुस्से में है, आ गया। अमेरिका उनसे ज्यादा गुस्से में है। बाइडेन साहब ने तुरंत कहा कि एक आपात बैठक बुलाई जाए, ठीक है, कहा है, और समझा जाए कि क्या हुआ। सो बेसिकली हो ये रहा है, जो लोग लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं या जिनसे लड़ा जा रहा है, उनके स्टेटमेंट सॉफ्ट है, लेकिन मजबूत स्टेटमेंट, लड़ाई बढ़ाने वाले स्टेटमेंट उन लोगों के जिनका डायरेक्टली लेना देना नहीं, वो नेटो और अमेरिका है। एग्जैक्टली है ना। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अमेरिका और नेटो चाहता है कि तनाव बढ़े, प्रेशर बढ़े। न रशिया चाहता है, न पोलैंड चाहता है। यूक्रेन की तरफ से तो अभी तक कुछ आया नहीं आया। करेक्ट। सो आई डोंट नो अब इसमें आगे क्या होगा दीप, भगवान जाने। अगर आपको लगता है कि मामला बड़ा नहीं है तो आप पोलैंड के राष्ट्रपति और रूस का स्टेटमेंट पढ़ लें। रूस कह रहा है हमने नहीं छोड़ी, पोलैंड कह रहा है कोई खास बात नहीं, गलती से आगे। अगर आपको लगता है कि तनाव बढ़ना चाहिए तो आप नेटो देशों को सुनिए और अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनिए, और वो कह रहे हैं कि हम एक इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे। सो अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, किसका क्या स्टेटमेंट आएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन नहीं लेगा, किसने ये मिसाइल दागी है, इसका पता कब और कैसे चलेगा, इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं। तो सिंपल ये है, जो खबर जिस वक्त आए और स्पेशली जो खबर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, जिसका अंदाजा किसी को नहीं कि G20 की बैठक चल रही होगी, तभी इस तरह की खबर आएगी।
और एक और कोरिलेशन ये भी है दीप कि जब पिछली बार रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, तब भी एक बड़ी बैठक चली थी यूनाइटेड नेशंस की। तब भी यूनाइटेड नेशंस की बैठक चली थी जब इन्होंने शुरू किया संयुक्त राष्ट्र की। तो अब क्या होता है, एक और एक 11 करते हैं सब लोग जी। तो जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक चल रही थी तभी आक्रमण किया ताकि अटेंशन मिले। तो हो सकता है नेटो पर आक्रमण करने की अगर किसी तरह की रशिया की योजना हो तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। एक तो पुतिन साहब वहाँ गए जी। नहीं और ऊपर से आक्रमण कर दें, एक बार पोलैंड पे डाल दें कुछ ताकि हंगामा हो जाए। अब ये सारी चीज़ें ग्लोबल कूटनीति वाली मामले हैं, हाँ। अपनी समझ से बहुत ऊपर के हैं। हम सिचुएशन बता सकते हैं, खबरें बता सकते हैं, उसके पॉसिबल विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। शायद बाइडेन साहब को भी नहीं होगा, पुतिन साहब को भी नहीं होगा, जेलेंस्की और पोलैंड वालों को और हमको तो बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पर क्या लगेगा, वो ये है जब जो जैसी खबर आए उसकी सावधानी रखें और उस हिसाब से एक्शन लें। यस सर। इसका मतलब ये कि अगले 1-2 दिनों में इस मैटर को लेकर कोई डेवलपमेंट आ सकते हैं जी। अगर इमरजेंसी बैठक हो रही तो अच्छा चलो कुछ करेंगे नहीं, कहेंगे तो जरूर। यस। बैठक इसीलिए कर रहे हैं बाइडेन साहब की 2-4 गाली दे दे पुतिन साहब को, कुछ तो है। हाँ। है ना। सो इसीलिए कर रहे हैं, बाकी तो क्यों करेंगे जी। तो मेरे ख्याल से इसलिए कुछ भी किसी भी तरह की खबरें आ सकती है। तो आमतौर पर अच्छी खबरें कम आती है इस तरह के माहौल में। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है इस बदले हुए ग्लोबल माहौल में। बिल्कुल। ये हमारी टीम भी तैनात है सर, सबको बोला हुआ है, मॉनिटरिंग होगी जैसे जैसे जो खबर है मॉनिटरिंग में। खबर की, मिसाइल की मॉनिटरिंग में नहीं। मिसाइल मॉनिटरिंग होती है तो फिर बात ही फिर तो अलग ही है, फिर तो सीन अलग होता है। लेकिन ये गजब ही चीजें होती है, मतलब अजब गजब दुनिया है। दुनिया में कुछ भी होता है, कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट देता है, मतलब लड़ने और लड़ाने वाले सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। मतलब किसी को नहीं लड़ना तो भी जबरदस्ती नहीं, तू लड़, मैं हूं तेरे पीछे खड़ा, लड़। वही होगा, लग रहा है वैसे। अच्छा, पोलैंड को पता है यूक्रेन का क्या हुआ, यूक्रेन का क्या हुआ। यस सर। इसलिए पोलैंड इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अपने एरिया को नहीं, वो एक आध मिसाइल खा के भी चुप हो जाएगा। अगर रशिया ने भेजी भी है तो भी पोलैंड का स्टेटमेंट बहुत सही। आप इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देखो, जिसको थप्पड़ पड़े और वो कह रहे भीड़ में किसी ने ऐसे गलती से हाथ हिलाया होगा तो मेरे लग गई। वही बात है ना। सो पोलैंड को समझ में आ रहा है कि नेटो और यूक्रेन ने, नेटो और अमेरिका ने क्या सपोर्ट दे दिया यूक्रेन को, क्या बिगाड़ लिया रशिया का। सो इसलिए कूद के कि मेरे क्यों मिसाइल छोड़ दी, मैं देख लूंगा, ये ऐसा कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला। चाहे अगर रशिया ने भेजी भी है तो पोलैंड को लड़ना ही नहीं है। सो ये एक बड़ी राहत की बात है। अल्टीमेटली तो क्या है, खिलाड़ी को आप कितना ही बोलो यार, वो मैदान में जाके बोले मैं नहीं खेलूंगा, तो फिर क्या करोगे? कोच क्या कर लेगा अगर आगे प्लेयर खेलने को तैयार नहीं? तो नेटो और अमेरिका क्या कर लेगा अगर पोलैंड लड़ने को तैयार नहीं? सो आई थिंक टचवुड मामला जल्दी से निपट जाए, ज़्यादा बढ़े ना, समझदारी से काम ले, अननेसेसरी की चिंताएं नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे डर कम हो रहा है। एकदम जब मिसाइल छूटी थी रिएक्शन जोर से आया था, डाउ फ्यूचर्स भी गंदे गए, ठीक है, हमारी एसजीएक्स निफ्टी भी 100-125 नीचे हो गया था। अब थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे समझ में आ रहा है, विश्लेषण हो रहा है। सो अभी तक कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ सतर्क रहना है, बस सतर्क रहेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, पैनिक वाली बात नहीं, बट रोज में जो उतार चढ़ाव होता है, स्टेबल संकेत होते हैं, उसमें आग डगाने वाला काम करने एक आदमी आ रहा है सर। अरे आई लव इट, मजा आ जाएगा। अरे मतलब चाहिए रिटर्न ट्रम्प साहब। देखो प्रेसिडेंट बने नहीं बने ये तो अमेरिका की जनता डिसाइड करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन बने क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो भारत के दोस्त माने जाते तो अगर वो बने तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो हमारे पक्ष में ज़्यादा है, चीन के अगेंस्ट में ज़्यादा है। बाइडेन साहब उसके विपरीत हैं, चीन के पक्ष में ज़्यादा, हमारे अगेंस्ट ज़्यादा, हमारे पक्ष में कम है। तो ट्रम्प साहब आए तो हमारे लिए तो बेहतर सिचुएशन है। रहा सवाल ट्रम्प साहब के आने नहीं आने से पहले चुनाव लड़ने का, जिसका ऐलान अभी अभी आया कि वो लड़ेंगे, मजा तो आएगा, मन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ रोज होगा, ट्वीट होंगे, खबरें होंगी, बाहें चढ़ाएंगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहेंगे। लाइफ में यही तो चाहिए, ड्रामा थोड़ा आएगा। न्यूज़ जो चार अक्षरों से चार अक्षर जो न्यूज़ में होते हैं, NEWS, जो 4 लेटर्स, उसमें 3 लेटर पहले वो NEW न्यू है। अगर न्यूज़ में न्यू नहीं है कुछ तो न्यूज़ ही क्या। सो हम तो न्यूज़ के भूखे हैं। हाँ, बिल्कुल। जितना नया नया मिले, और ट्रम्प साहब हमें हमेशा मसाला देंगे, तो आई एम हैप्पी कि कुछ न कुछ रोज बात करने का मसाला हमें देते रहेंगे, अच्छे अच्छे ट्वीट करेंगे, जिससे लोगों का मन लगा रहेगा। और अब तो ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्विटर उनके दोस्त का हो गया।
ट्विटर का धंधा तो बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ट्रम्प साहब के ऐलान के बाद ट्विटर के शेयर, अच्छा ओ सॉरी डीलिस्ट हो गए, नहीं तो उनके शेयर बढ़ने चाहिए थे, ट्विटर के शेयर। बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प साहब फिर से लड़ेंगे और कोई बड़ी बात नहीं, इस बार वापस जीत जाए। बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाइडेन साहब से अभी तक तो लोग उतना इम्प्रेस नहीं है, खुश नहीं है। बाकी तो ठीक, अभी तो 2 साल है। 2 साल, अगले, वही मैं बोला, अगले 2 साल का न्यूज साइकिल अब हाँ, मतलब अब किस दिन से वो एक्टिवली अपना शुरू करते हैं अभियान, मजा आएगा, एंजॉय। चलिए तो ठीक है। खबरें मस्त आ रही है एकदम बढ़िया, मतलब डिस्कशन करने का माल मसाला। जो मैं सोच रहा था कि एकदम सुस्ती वाला मामला रहेगा, आज क्या बात करेंगे, दीप पूछेगा आप कैसे हो, मैं पूछेगा कैसे हो, लेकिन थैंक यू, बहुत कुछ दिया है मसाला, बहुत कुछ दिया है। वैसे सुस्ती तो कल क्लोजिंग में चली गई थी सर, अच्छी एक्शन आई, आखिरी 1 घंटे में सुस्ती चली गई थी सर, बहुत बढ़िया एक्शन था। और डीप जो 1.5 दिनों के करेक्शन के बाद बाजार जो लौटे मजबूती के साथ, वो काबिले तारीफ है। जो इस पूरे रनअप का आपको हाईएस्ट क्लोजिंग मिला 18,400 पर, और मेरे ख्याल से थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की, थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी की, 18,417, 18,477, इसके पहले की 2 और क्लोजिंग है। कल तीसरी बेस्ट क्लोजिंग मिली है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, इंट्राडे में भी बना है। सो हमारे बाजार मजबूत है। अब ये आखिरी पड़ाव है जहां पर इस तरीके की खबरें थोड़ी सी रुकावट बना देती है। जब लाइफ हाई 18,604 के आसपास आप पहुंच रहे हो, तब अगर ग्लोबल सपोर्ट ना मिले तो थोड़ा आप रुक सकते हो, रुके कोई हर्ज नहीं। मैं अब आपको एक ही चीज, 2 चीज बता देता हूँ। पहली चीज 18,125, 18,175, इस लेवल को गोट कर याद कर लीजिए, ठीक है। 18,125, 18,175 आपको याद होगा, 2 बार 18,175 पे डबल टॉप बनाने के बाद हमने एक फिर से ब्रेकआउट दिया और हम 18,425 तक पहुंचे। सो अब 18,100, 18,175, ये 75 पॉइंट की रेंज गिन लीजिए, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और इस रेंज तक करेक्शन आता है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हो सकता है कभी ग्लोबल सिचुएशन खराब हो जाए, अगर कुछ इस तरह की मामला बढ़ जाए, ये हो जाए, तो 17,825, 17,900 के आसपास ही मैं आपको भूलने दूंगा। वहाँ एक गैप छोड़ के आए हैं, मैं भूलने नहीं दूंगा, मुझे याद है। बिल्कुल, अगर गलती से ग्लोबल सिचुएशन बिगड़ जाए तो आप वहां तक आ सकते हैं। वो आज का आज, कल का कल नहीं होगा, होगा तब होगा, जब होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन वहां तक आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्सल आपके तभी होगा जब 17,800 के नीचे आप बंद हो, ठीक है। और एक रनिंग करेक्शन आपको 18,100 से 18,175 का मिल सकता है। अब 18,400 पे है, 18,175, 18,100, 200-250 पॉइंट का करेक्शन कोई खास बड़ी बात नहीं है, उतना बन सकता है, उतना बन सकता है, उतने की तैयारी रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी तो अब खुले नीले आकाश में चल रहा है। सो ऐसे कोई बड़ी समस्या वाली चीज़ है नहीं। न्यूज़ फ्लो मूड बिगाड़ सकता है, पता नहीं, वो आपको मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप उस हिसाब से कर लो। आपको लगता है कि भाई और लड़ेंगे, कुछ खराब होगा, ये होगा, होगा, अगर वो किसी का व्यू है दे दे, और किसी का व्यू है कि नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर ट्रेंड आपका जो चल रहा है। रोज बढ़ सकते नहीं, घटने के लिए कोई बहाना चाहिए, इससे बढ़िया क्या मिलेगा जी। सो आई थिंक थोड़े से हल्के हों तो कोई इश्यू नहीं है। सो आके पहले तो आज 18,175, 18,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, उसके नीचे ही नहीं जाएंगे, गए तो 18,100, 175 फिर से वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो बेसिकली 18,100 से 18,250 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और वो टूटने वाला नहीं है। और जब तक वो नहीं टूटे आपको मंदी सोचना नहीं, मंदी नहीं सोचना, ठीक है। बाय द वे सर, आई थिंक एक जो रीज़न रिकवरी समझ में भी आ रही है, जो आप डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स में देख रहे हैं, ये अभी अभी आया है। जो बाइडेन साहब ने बयान दिया है कि अनलाइकली कि ये जो मिसाइल आई है वो रशिया से आई है। अच्छा, बोल दिया है बाइडेन साहब, अभी अभी आया सर। बस ठीक है, ऑल क्लियर, चलो बढ़ाओ, डाउ फ्यूचर को ग्रीन करो, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर लाओ, डन हो गया। नैस्डैक मैटर ओवर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें 5-10 मिनट ज्ञान के जो पल दिए हैं, बाइडेन साहब का, पोलैंड वालों का, और जिसने भी मिसाइल दागा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैटर ओवर, मैटर ओवर। और बाइडेन साहब ने बोल दिया रशिया, तो फिर क्या डिस्कस, फिर क्या काय की मीटिंग करनी है। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, हम सपोर्ट करेंगे, बट अनलाइकली कि ये रशिया से। देखो भाई, ऐसा है दीप, अब वो ही है, हाँ, दिख गया उनको। मैं अगर इन्वेस्टिगेशन करने के पहले आपको दोषी दे दूं या क्लीन चिट दे दूं, इसका मतलब क्या है? मुझे करना ही नहीं इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट सर, है ना। अगर या तो मैं आपको पहले बोल दूं दीप ये पक्का आपने ही किया है, तो इसका मतलब ये मुझे इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट कम है, मुझे आपको दोषी ठहराने में ज़्यादा है। और दूसरा मैं बता दीप यार आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो एकदम अच्छे हैं, तो फिर तो इसका मतलब क्लियर है मेरा इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं, मुझे क्लीन चिट देनी, मुझे मामला आगे नहीं बढ़ाना। तो अमेरिका को भी पता है जब पोलैंड पीछे हट गया। अब इसमें देखो मजे की बात यह है, बाइडेन साहब कूद के क्या बोले कि
कि मीटिंग करते हैं। मीटिंग करते हैं। हैं? जब पोलैंड वाले पीछे हट गए तो उनको पता ये लड़ने नहीं जाएगा, लड़ने जाएगा। चलो अपना स्टेटमेंट वापस ले लो। हाँ, यही हुआ होगा 100%। बिल्कुल सर, हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, मैटर ओवर, चलो खत्म, आगे बढ़ो। रिकवरी तो ये हाँ, अब तो 150 भी नहीं आने वाला है। तो बड़ा गैप डाउन अब नहीं लग रहा है। फॉरगेट इट। Forget it। ठीक है सर। तो बताएं फिर क्या करना है आज। स्ट्रेटेजी बदलूंगा जो लिखी मैं, strategy अब कभी भी थोड़ी किसी वक्त बदलनी बदलूंगा। पड़ेगी हाँ ना। बदलूंगा 100%। ये स्टेटमेंट चेंज कर देता है। अगर बाइडेन साहब स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा तो हक बनता है। Correct, sir। चलिए, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल हो गए हैं, एफआईएस के संकेत भी न्यूट्रल साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, ठीक हो गया सब? सेंटिमेंट भी न्यूट्रल होते होते बच गया, वापस पॉजिटिव हो गया अभी पिछले 5 मिनटों में। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 18,275, 18,350 अगर करेक्शन आए तो यही रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और जब तक 18,250, 275 के नीचे ट्रेड करना शुरू न करें, तब तक तो आप दिन के दौरान भी कमज़ोर नहीं है। 18,175, 18,250 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो लेना ही लेना है। ऊपर ठीक है। 18,400, 18,475 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, 525, 575 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि 18,604 का लाइफ आई है, राइट? तो उसके आसपास से आप पहुंचेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। बैंक निफ्टी 42,075, 42,150 आपके लिए तुरंत करेगा मजबूत सपोर्ट का काम। इसके नीचे जाएंगे तो 41,925, 41,975 शॉर्ट टर्म के लिए गांठ मान ले। जब तक 41,900 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है तब तक आपको मंदी दिमाग में भी नहीं लानी है। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। ऊपर 42,450, 42,600 अंदाज से दी हुई रेंज है। 450 का तो कल हमने आई बनाया, 600 थोड़ा और ऊपर जा सकता है। 675 से 800 ये भी अंदाज से दिए हुए लेवल है। ऊपर के ब्लू स्काई जोन है, ऊपर के लेवल में ऐसे ही दूंगा। और कैसे दिया इस बार, फिर भी थोड़ा साइंटिफिक रीजन है कि 42,800 के कॉल्स पर हल्की फुल्की राइटिंग है, वहां से वो निकाला है मैंने लेवल, और वो है 14 लाख शेयरों का। तो हल्की सी रुकावट की जगह वहां पर। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। ओके, सपोर्ट सर 18,400 पे आप बंद हुए दीप। 18,350, 18,325 और 18,300 तीन छोटे लेवल्स हैं। 18,275, 18,250 मीडियम लेवल है। 18,200 से 18,175 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर। हायर साइड पर 18,425, 450 और 475 तीन छोटे लेवल है। 525, 575 और 600 मीडियम लेवल है। ये आपके लिए ऊपर की तरफ बहुत क्रिस्टल लेवल आराम से है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी 42,375 पे आप क्लोज हुए हैं। 42,225 और 150 दो छोटे लेवल है। 42,075, 41,975 मीडियम लेवल है। 41,925 और 41,850 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में। हायर साइड पे सिर्फ एक ही लेवल मेरे पास है, वो है 42,450 का। इसके ऊपर के सारे लेवल अंदाज से दिए हुए हैं। 42,525, 600, 675, 800। ठीक है। कल हमने बैंक निफ्टी पे खरीदारी की राय दी थी क्लोजिंग वाले शो में। दो लेवल डीप ऊपर के 42,375 और 42,450 के कल ही हासिल हो गए थे दिन के दौरान ही। बिल्कुल सर। और तीसरा लेवल जो शायद आज आपको आता हुआ नजर आए, अच्छे लेवल्स आ सकते हैं जी। ठीक है सर। पुट कॉल रेशियो और एफआईएस की पोजीशन। इंडेक्स एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 60% सेम है, मेंटेन है, कोई बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो 1.26 पे और 1.33 पे थोड़ा सा बढ़कर आया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हायर साइड पे है। तो एक हल्का सा करेक्शन इसलिए किसी न किसी वजह से जो बनता है वो शायद इस वजह से बन रहा है। तो थोड़ी बहुत नीचे शुरुआत होगी, और अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं 18,300, 350 की रेंज में, तो वहाँ बाजार हल्के हो जाएंगे और वहाँ से फिर चल पड़ेंगे दीप। तो ये आपके लिए डेटा है। विक्स 2% घटा है। अब आइए स्टॉप लॉस, इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ दीप। इंट्राडे और क्लोजिंग पे 18,250 दिया था, वो इसलिए रशिया के मामले को देखते हुए, ये सॉरी मिसाइल के मामले, रशिया भी बुरा मान जाएगा, बार बार रशिया सब मना कर रहे हैं, हम नाम क्यों ले रहे हैं रशिया का। तो मिसाइल वाले मामले को देखते हुए 18,250। मैं क्लोजिंग वाले शो में आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस चेंज करें, क्योंकि अब स्टॉप लॉस वैसे कायदे से दीप 18,300 आ जाता है। 3 दिन से आप 18,300 के ऊपर बंद दे रहे हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लेकर 18,250 इंट्राडे भी क्लोजिंग में भी। अगर किसी को छोटा रखना है तो बाद में देख सकते हैं, अभी यही रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग 41,900, 42,000 के नीचे। हाँ। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस ये ठीक है, चेंज करना होगा क्लोजिंग में कर लेंगे। ठीक है। शॉर्ट साइड पे दो तरीका है, या तो कल का हाई पार करें निफ्टी 18,427 का तो काट लें इंट्राडे, या 18,500 का इंतजार कर लें, आपकी चॉइस है। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,450 का हाई था 42,500, ये आपका क्रिस्टल क्लियर स्टॉप लॉस है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। क्लियर। अब खरीदने की राय।
मैं तो उत्साहित था कि अच्छा बढ़िया, जो ज़्यादा गैप से खुलेगा नीचे बढ़िया मौका मिलेगा। 100-125 पर नीचे देखा तो अगर वो होता तो आपके लिए स्ट्रेटेजी खरीदने की निफ्टी की 18,250 18,350 की रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में लेना है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का दे रहा हूँ, ग्लोबल माहौल को देखते हुए मैंने बनाई थी स्ट्रेटेजी 18,150 का। टारगेट जो बनेंगे 18,400 425 450 तीन छोटे टारगेट, 475 525 मीडियम टारगेट और 575 तक के बड़े टारगेट। तो इस रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीदिए। ठीक है। आप सोचो मिसाइल की बात होने के बावजूद 50 पॉइंट नीचे से मैंने खरीदारी की रेंज दे खरीदारी दी। की रेंज आ गई, तो मतलब भरोसा था। हाँ, ज्यादा घटेगा नहीं अपना इस बार, क्योंकि हम ज्यादा बढ़े भी नहीं। बढ़े भी नहीं, हाँ, कंपैरेटिवली इस बार। हाँ, इसलिए हमें घटना भी कम है। वो क्या, ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा घटेंगे। फॉल तभी शार्प आता है जब आपकी राइज भी एकदम तेजी से हो। राइट। इस बार थोड़ा हम स्टेबल है। बेचने की राय 18 माफ कीजिएगा 18,450 18,525 की रेंज में जितना ऊपर बेच पाए 18,525 तक बेचे, 575 तक बेचे, जहां आपको ठीक लगे मूड माहौल मौका देखकर। 625 604 का लाइफ हाई है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 18,400 350 दो छोटे टारगेट, 325 275 मीडियम टारगेट, 250 200 फाइनल टारगेट। ये आपके लिए निफ्टी में बिक वाली की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी कल रिकॉर्ड है हमने बनते हुए देखा है, रिकॉर्ड क्लोजिंग बनते हुए देखिए। आज क्या करेगा सर? मेरे लिए बेस्ट रेंज जहां मेरे खरीदारी का बहुत अच्छा मन है वो है 41,925 से 42,075। अगर वहां आता है तो मतलब वो ब्लाइंड बाय जो है, और वो मैंने इसलिए दिया था कि मिसाइल के चक्कर में अगर आ जाए तो ये 150 पॉइंट की रेंज बहुत परफेक्ट है। बाकी खुलते ही क्या करना है वो 9-8 पे बता दूंगा। अभी इस रेंज में आए तो लेना है। 41,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 42,150 42,225 और 375 तीन विजिबल टारगेट है। 42,450 तक भी जा सकते हैं। इसके ऊपर के दोनों टारगेट अंदाज से दिए हुए 525 और 600 के। बेचना, अब बेचना थोड़ा ट्रिकी हो गया दीप। बेचने के लिए कोई ऊपर का लेवल तो है नहीं। यस। कल हाई हमने 42,450 बनाया। अब किसी को अगर बेचना ही बेचना है एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर तो 42,450 42,500 पे बेचे। अगर किसी को बेचना है, मैं नहीं कह रहा, जिसको बेचना है तो बेचे, लेकिन फिर बेचे तो 600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 42,600 पार करे तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप लाइफ टाइम हाइक पे बेचने का लेवल निकलता नहीं है आसानी से। ठीक है। टारगेट जो नीचे के बनेंगे 42,375 225 150 तीन छोटे टारगेट, 42,075 41,975 और 41,925 ये मीडियम टारगेट। सिंपल। सो ब्रॉडली अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो नीचे 41,900 42,000 सपोर्ट है, ऊपर 42,500 42,600 500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। ठीक है। एक पुराना इंडिकेटर होता था सर हमारा मार्केट के एक्शन को समझने का कि बैन लिस्ट में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं। 5 हो गए। रोज लिस्ट बढ़ रही है सर उसमें। हाँ, लेकिन तेजी वाला तो एक ही है ना। हाँ। मजे की बात है, हाँ, लाइफ टाइम ये हाई पे आप interesting है। लाइफ टाइम हाई पे आप हैं। एक जमाना था दीप, आप तो आपको याद है कि नहीं याद है? आपके करियर की शुरुआत में ऐसा हुआ होगा। 20-20 22-22 स्टॉक एफएमओ बैन में हुआ करते। वो तो बहुत पहले था। हाँ, आपके करियर की शुरुआत में। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। वो भी टाइम हमने देखा है। और अभी तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ये तो डेल्टा ने इज्जत बचा ली। बाकी 4 के 4 स्टॉक जो बैन में थे सब शॉर्ट वाले हैं। शॉर्ट पोजीशन बनने से बैन में आए। लाइफ टाइम हाई के आसपास स्टॉक्स की शॉर्ट पोजीशन इतनी बनी कि बैन में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यूफोरिया नहीं है। तो परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो डेल्टा कॉप आ गया बैन में। बीएचईएल, सन टीवी, जीएनएफसी और पीएनबी। डेल्टा का क्या है, ऐसा 5-7 रुपए का एक ब्रेकआउट देता है, फिर ठंडा। बस वो 5 रुपए के मूव में ही आ जाता है बैन में। वो ज्यादा उसको चाहिए नहीं, ऑलरेडी इतनी कंपोजिशन है। डेटा में देखिए लंबे समय बाद एफआईएस का थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा है 220 करोड़ का, छोटा है। सामने 1242 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, नहीं कि स्टॉक्स में करीबन 1500 करोड़ की बिकवाली है। तो हल्की सी बिकवाली कल के सेशन में स्टॉक्स में दिखी है। इंडेक्स में 100 करोड़ की खरीदारी छोटी है, लेकिन एक ही दिन के डेटा है। आया कहाँ से? कल तो मतलब ना एफआईएस का ना डीआईएस का पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ये मूव आई कहाँ से आखिरी 1 घंटे वाली? मेरे ख्याल से डीप कई दिनों से ट्रेडर्स सुस्त है। हाँ, कल पहली बार एक्टिव हुए। कल बड़े दिनों बाद एक्टिव हुए, और वो एक्टिव इसलिए हुए कि लगातार तीसरे दिन आप 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग देखना चाहते हैं। लगातार तीसरे दिन 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखना चाहते हैं। और आपको याद होगा दोपहर के 2 बजे के शो में, जब मैं तो कल थोड़ा लेट भी जुड़ा था, 2:30 बजे हम विश्लेषण कर रहे थे, तो मैं ये बोला था कि लोग क्लोजिंग का इंतजार कर रहे हैं।
अगर क्लोजिंग तीसरे दिन आपको ऊपर मिल जाती तो आप ट्रेंड की कंफर्मेशन मानते हैं, यस सर। है ना। इसलिए कल आखिरी 1 घंटे में फिर ट्रेडर्स की अच्छी खरीदारी होती दिखी है और एक बार कॉन्फिडेंस भी हिला होगा और वापस आने की तैयारी है। ये तो चलेगा, देखिए 100-200 पॉइंट का मूव लाइफ हाई के आसपास निफ्टी में बहुत छोटी बात है, 300-400 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में बहुत छोटी बात है। yes। ये तो अगर आप इतना नहीं झेल सकते तो फिर तो बहुत मुश्किल है ट्रेड करना आपके लिए, क्योंकि ये तो हमेशा होने वाला है। नहीं हो तो आपकी किस्मत है, हो तो मार्केट ऐसा ही है। सो ये तो आपके डेटा, खैर एक दिन के डेटा से बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आइए डेटा जो काम के हैं, वायदा कारोबार। 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक 100 पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, जब तक 100 पॉइंट कमजोर नहीं, नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, 18,300 से ही गिनना है। अच्छा, क्यों? एक तो 3 दिन से 18,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं जी। 2, 18,300 के पुट पर 83 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 33 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। सो जाहिर सी बात है पुट राइटर 18,300 के आसपास के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। सो आपके पास कुशन अच्छा हो गया 100 पॉइंट का। 18,400 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,400 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं, 18,400 के कॉल्स पर 60 लाख शेयर हैं, लगभग बराबर के आए। सो 18,400 रस्सा कशी वाला लेवल है और ऊपर 18,500 पर जाकर थोड़ा सा अटकेंगे, जहाँ 63 लाख शेयर। सो वायदा कारोबार में लेवल्स क्लियर कट नजर आ रहे हैं। खुलने के बाद एक बार 18,300 18,400 की रेंज में हम टाइम पास करेंगे। 18,425 के ऊपर टिके तो 18,475 500 तक जाने की कोशिश करेंगे। 300 के नीचे आए तो 250 तक आने की कोशिश करेंगे। ये बहुत क्लियर लेवल है और लगता नहीं 300 हम तोड़ेंगे आराम से। पर न्यू हाई से अभी थोड़ा टाइम है निफ्टी के लिए। हाँ, आज ना हो, शायद कल तक इंतजार करना, अगर ये मोमेंटम रहा तो कल तक, शायद कल तक हो जाए। ठीक है, बट डाउन साइड कुशन अच्छा है बाजार। हाँ, कुशन बढ़िया है, डाउन साइड कुशन अच्छा है। बैंक निफ्टी 42,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे आप जाएंगे नहीं, बंद नहीं होंगे। 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 42,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 75 पॉइंट नीचे भी हों बैंक निफ्टी पे तो आप ये मत मानिए कि आप कमजोर है। 42,300 से गिनना है और उसकी वजह ये थी कि 42,300 के पुट पर 18 लाख शेयर है, कॉल्स पर 16 लाख शेयर है। ये लड़ने वाला लेवल है। हल्की रुकावट 42,700 के आसपास है, हल्की रुकावट 42,500 के आसपास है, हल्की रुकावट 42,800 के आसपास है। अच्छी बात यह कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉल राइटिंग है नहीं इस वक्त। तो बैंक निफ्टी को आगे बढ़ने के लिए HDFC बैंक, कोटक और ICICI बैंक की जरूरत पड़ेगी, डिलीवरी बेस्ड बैंक। शॉर्ट कवरिंग से बैंक निफ्टी नहीं बढ़ सकता, ये चीज़ क्लियर है। निफ्टी बढ़ सकता है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी में उतने शॉर्ट्स हैं नहीं। इनफैक्ट पुट राइटिंग ज़्यादा अच्छी होकर रखी है और यही वजह आप देखिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.33 पर आ गया, हायर साइड पर है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज रुक कर, सुस्ता कर, ठंडा होकर चलने की कोशिश करे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे लेवल्स आपके सामने। मिड वीक एक्शन करते हैं शुरुआत। अनिल जी ने तो लेवल्स आपको सारे बता ही दिए हैं। जनरली ये मिड वीक सेशन के टाइम पे फीलिंग कैसी आनी चाहिए? खुशी वाली, या मतलब कि 2 दिन निकल गए, अब 2 दिन बचे, ये तो खुश होना चाहिए कि लगभग आधा हफ्ता निकल गया, या दुखी होना चाहिए कि अभी और 2 दिन काम करना है? आई थिंक खुश होना चाहिए। ठीक है। तो ग्लोबली वेडनेसडे को हम्प डे कहते हैं। वो कैमल का हम्प होता है ऊंट के ऊपर कि अब आप ऊपर पहुंच गए, अब नीचे ही जाओ, तो मतलब हफ्ता खत्म होगा और ऊपर नहीं जाना। अच्छा, तो अच्छा, ये वाली फीलिंग तो फिर दोपहर में आनी चाहिए, 12 बजे वाले शो में सर, मिड सेशन में, मिड वीक का मिड सेशन। हाँ, वो लॉजिक कर सकते हैं। सुबह से अगर हम ये मान ले कि हमने आधा काम कर लिया, अभी तो शुरू किया है सुबह वाला, आफ्टरनून में सोएंगे। बढ़िया है, बढ़िया, ठीक है। चलिए, खबर आज नतीजे तो नहीं है बट ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं और नई लिस्टिंग है जिस पर मुझे पता चला कि खबरें का जो प्रिंट आउट है अब साइज देख लो, फॉन्ट साइज काफी बढ़ा दिया गया है, स्पेसिंग। हाँ, मुश्किल से उसके बावजूद भी 2.5 पेज में ही आ पाई है। 2.5 पेज, 38 थे 2 दिन पहले। वाह, हाँ, 38 पेज से 2.5 पेज पे आ गया, इससे समझ लो आप क्या खबर है। चलिए, जो भी खबरें और ट्रिगर्स हैं जानते हैं। कुशल है हमारे साथ, नुपुर हैं और आशीष हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, खबरें कौन सी? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से आज के लिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में लगभग 8 देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी, RBI की मीटिंग होने वाली है PSU बैंकों के चीफ्स के साथ और स्लो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर ये बैठक होने वाली है। इनफैक्ट सफायर फूड्स पर भी नजर रखिए, इसका एंकर लॉक इन आज खत्म होने वाला है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी आज बोर्ड बैठक करेगी। यही नहीं, बलरामपुर चीनी पर भी ध्यान रखिए, बायबैक इसका आज से शुरू होता हुआ नजर आएगा और आपको याद रहे ये बायबैक
ओपन मार्केट रूट के जरिए इन्होंने कहा था, जिसके तहत 15 मई 2023 तक ये बायबैक चलने वाला है। मैक्सिमम प्राइस 360 रुपये प्रति शेयर तय किया गया और कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपए का ये बायबैक है। इनफैक्ट आईपीओ के लिहाज से आज 2 आईपीओ बीकाजी फूड्स और साथ ही ग्लोबल हेल्थ, इन दोनों कंपनियों के आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन दोनों आईपीओ की अलॉटमेंट आज के सत्र में होती हुई दिखेगी। नायका के लगभग 237 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर आज से लिस्ट होंगे प्लेटफॉर्म पर और साथ ही मदरसन सुमी वायरिंग, इसके जो बोनस शेयर इन्होंने ऐलान किए थे उसकी एक्स डेट भी आज के दिन में है। जहां तक ग्लोबल इवेंट्स की बात है, अक्टूबर महीने का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा यूके का आता हुआ दिखेगा और यूएस के लिहाज से इसके जो रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है अक्टूबर महीने के, वो भी आंकड़े आ जाएंगे, जिसके तहत जो है आपको एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस इसमें मेंटेन करनी है। प्राइस बैंड रिवीजन है आरवीएनएल में 20% से घटाकर 10% कर दिए गए हैं और प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में कीस्टोन रियल्टर्स डे 2 अपडेट में ऑलमोस्ट 0.4 टाइम्स से बढ़ता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर रिटेल का निवेशकों का पार्टिसिपेशन लगभग 24%, इनका कुल जो साइज इनको अलॉट किया गया था उसमें ये भरते हुए दिखे हैं। आइनॉक्स ग्रीन फाइनल आईपीओ अपडेट आ चुका है, 1.5 टाइम्स कुल मिलाकर बढ़ा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 4.7 टाइम्स यहाँ पर हुआ है। तो दोनों ही आईपीओ से बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स तो नहीं आता दिखा अभी तक। अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिखा है नहीं, दोनों आईपीओ ठीक है। बट आज 2 लिस्टिंग्स भी हैं, उस पर थोड़ी देर में जी से बात करेंगे। नुपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे कंपनी ने 3 कंपनीज के साथ करार किया। सबसे पहले हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिनके साथ एमओयू साइन किया गया है, डिफेंस प्रोडक्ट के लिए ये करार हुआ है। या फिर सेकंड है यात्रा इंडिया लिमिटेड, उनके साथ कंपनी ने गोलाबारी हार्डवेयर और लिमिटेड ग्रैंड कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पे करार हुआ है। और दूसरा यूएस की जो प्रोफेंस एलएलसी है, उसके साथ भी हल्के हथियारों के लिए कंपनी ने करार किया। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। टीसीएनएस क्लोथिंग आज फोकस में और ये खबर 2-3 महीने से रीसरफेस हो रही है। जो उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर है टीए एसोसिएट्स, जिनका 29% स्टेक है, वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं। और जो इन्वेस्टर जिनको इंटरेस्ट है बाइंग में, उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। रिलायंस रिटेल, नायका, आदित्य बिरला फैशन और ट्रेंड जैसे कुछ नाम है। साथ ही साथ प्राइवेट इक्विटी फंड्स टीपीजी कैपिटल एडवेंट इंटरनेशनल भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विप्रो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर बने नए रिटेल सोल्यूशन का ऐलान करने वाले, तो यहाँ भी फोकस रहने वाला है। रिलायंस पावर के लिए इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि कंपनी के खिलाफ पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस ने जो आवेदन किया था उसे वापस ले लिया है, तो यहाँ भी नजर रहेगी। और बल्क डील से गोकुलदास एक्सपोर्ट, जहाँ एसबीआई फंड ने करीबन 0.26% से अपनी हिस्सेदारी घटाई है, तो यहाँ भी नजर रहने वाली है। तो ये है आपके लिए सारी खबरें। काल पड़ा हुआ है खबरों का। देखते हैं आज ब्रोकरेजेस ने कितना काम किया है, कौन सी रिपोर्ट्स हैं। आशीष के पास चलते हैं एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताएं कितनी रिपोर्ट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। 7 स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक ठाक रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो ओएनजीसी यहाँ पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 210 से बढ़ाकर 225 कर दिया, 142 पे स्टॉक चल रहा है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है, अभी भी बिकवाली किराए दे रहे, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने एडजस्ट किया है 125 से 130। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 177 के लक्ष्य के लिए। अपोलो टायर्स कल टायर स्पेस में एक्शन देखने को मिला था। नोमुरा की तरफ से रेटिंग का डाउनग्रेड आ गया है, पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य अगर आप देखें तो 322 से बढ़ाकर 327 कर दिया, करीब 300 के आसपास की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि रिप्लेसमेंट डिमांड अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्लो है। वहीं जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 370 के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य 275 से बढ़ाकर 340 कर दिया। बायोकॉन कल यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य घटा है, 365 से घटाकर 350 कर दिया है। और ये मान रहे कि टॉप लाइन अगर आप देखें तो सभी सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ की वजह से बढ़िया देखने को मिली थी, लेकिन जो नतीजे आए इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले। HSBC भी होल्ड की राय दे रहे, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी 5 रुपये से घटाया, 330 से घटाकर 325, 284 की क्लोजिंग है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक और टायर स्टॉक जो आपके रडार पर रहना चाहिए। नोमुरा की तरफ से आ गया है अपग्रेड, पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग है। लक्ष्य हालांकि ये देखें तो 2031 से घटाकर 1912 कर दिया है, 1963 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि अगर यहाँ पर देखें तो एवरेज रियलाइजेशंस की तरफ से बीट देखने को मिला, लेकिन जो टोटल वैल्यूएशन है ये भी नहीं सस्ते नज़र आ रही हैं। पीबी फिनटेक यहाँ पर आज आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। सीएलएसए की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई है, 388 रुपये पे स्टॉक चल रहा है। बड़े टारगेट्स के साथ कवरेज की शुरुआत की है 600 रुपये के लक्ष्य के लिए,
और ये मान रहे कि FY24 के सेकेंड हाफ में आपको ब्रेक इवन देखने को मिल सकता है और आगे जाकर मतलब FY26 तक देखें तो करीब करीब रेवेन्यू में 37% CAGR की बड़ी ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो PB फिनटेक यहाँ पर खास नजर रखेंगे। कमजोर नतीजा है तो NMDC के कल स्टॉक 5% लुढ़क गया था, आज क्रेडिट स्विस की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी इन्होंने घटा 125 से घटाकर 100 रुपये कर दिया है, 109 की क्लोजिंग है। और अंत में डिलीवरी, यहाँ पर तो रोज रिपोर्ट आती है, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, आउट परफॉर्म से अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 546 से घटाकर 532 कर दिया, 375 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है वो अभी भी इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, तो रेटिंग को कर दिया इन्होंने अपग्रेड। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स। इंटरेस्टिंग है, 2-3 दिनों में डिलीवरी पर रिपोर्ट्स एक के बाद एक दमदार आती हुई दिख रही है। देखते इस स्टॉक में नए ज़माने के शेयरों में, ई कॉमर्स शेयरों में एक्शन भरपूर बनता दिख रहा है। नायका, जोमेटो, PB फिनटेक, डिलीवरी। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ, करते हैं सबका स्वागत पिक ऑफ द डे के लिए। आप सभी को सुप्रभात। शुरुआत करें कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कल शाम को आपको हिचकी आई थी क्या अनिल जी? अच्छा, वो आपकी थी? हम ही ने भेजी थी अनिल जी दिल्ली से पैक करके। बताएं सर कैसे याद किया? आज मिसाइल तो सुबह सुबह गिरी, आप कल ही याद कर रहे थे? तो अनिल जी कल मैं और बंसल जी छोले भटूरे का आनंद ले रहे थे। अनिल जी, दिल्ली का मौसम सुहावना हो गया है। वाह। तो अनिल जी उसी स्थान पर छोले भटूरे का सेवन कर रहे थे जहां एक दफा आपने भी दर्शन दिए थे। तो अनिल जी आपको बहुत मिस कर रहे थे हम सब। क्या बात है। तो अनिल जी, मैं और बंसल जी दोनों आपको मिस कर रहे थे। तो आपने मतलब आई होंगे अनिल जी पक्का। हाँ, अच्छे पल बिताते हुए याद किया, हमारे लिए तो यही काफ़ी बड़ी बात है। है। बाकी तो देखिए, छोले भटूरे तो वही खा सकते हैं जिनके मध्य प्रदेश का विस्तार बहुत जरूरत से ज़्यादा ना हो रहा हो। तो ये आप अफोर्ड कर सकते हैं। बंसल जी जैसे लोग लीन थीन एकदम, है ना। तो हमारे लिए तो सोच सोच कर ही वजन बढ़ जाता है हमारा। तो चलिए, बहुत बढ़िया सर। आनंद लेने के लिए बताएं सर, कौन सा स्टॉक है आज रडार पर? अनिल जी देखिए, शेयर भी आनंदमय है। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल्स। कल हमने इसमें बड़ा जबरदस्त एक अप मूव देखा, 900 रुपए के ऊपर बंदी आई। तो मुझे ऐसा लगता है अनिल जी इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 888 यानी कि 888 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 932 रुपए का, और उसके पार अगर ये स्टॉक निकल गया तो फिर आपको इसमें 970 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल्स। ओके, मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करके चलेंगे 4130 4140 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4000 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, बड़े अप मूव के बाद जो कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। चार्ट्स के हिसाब से यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव आना चाहिए। 4140 तक के अपसाइड मूव हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले। और पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं तो 4350 तक के अपसाइड मूव अदानी एंटरप्राइजेस में नजर आते हैं। 41 से 40 दिन के लिए 4350 4350 पोजिशनल टारगेट मुदित जी की तरफ से अदानी एंटरप्राइज। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। करीब 30 हॉस्पिटल्स हैं, 15 जीसीसी कंट्रीज में है और 15 इंडिया में है। 5500 से ज़्यादा बेड्स है, 121 क्लिनिक्स, जिसमें ज़्यादातर जीसीसी कंट्रीज में करीब 110 वहाँ पे है। 459 फार्मेसीज और 159 लैब्स है। लार्जर रेवेन्यू आता है जीसीसी कंट्रीज से, करीब 74% वहाँ से आता है। 6 नए हॉस्पिटल्स इन लोग बना रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। उसमें एक जीसीसी में, बाकी इंडिया में है। 250 फार्मेसीज इन लोग नए डाल रहे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। और Q2 का जो परफॉर्मेंस था थोड़ा वीक था, इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट किया लास्ट 3-4 दिनों में। पर मुझे लग रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 3 years
30% कैगर देखेंगे हम लोग इन अर्निंग्स और करीब 12% कैगर इन रेवेन्यू, तो 8x देते हैं EV बाय एबिटा को फॉर FY24। मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 290 का। 290 के टारगेट के लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर में करें खरीदारी, ये राय अमरीश सर की। आइए सिमी जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पसंदीदा शेयर आज के लिए होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने का सलाह है। कल क्लोजिंग शो में भी देके आई थी। इन्फोसिस को खरीदेंगे, करंट लेवल पे आज थोड़ा सा डीपर मिलता है तो 1580 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। 1607 का पहला टारगेट, 1618 का दूसरा टारगेट और 1630 का तीसरा टारगेट के लिए इन्फोसिस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, इन्फोसिस ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आज स्टॉक के तौर पर। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है पीडीलाइट। पीडीलाइट के अंदर पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके तेजी का मूव देखने को मिला है चार्ट्स के ऊपर। पीडीलाइट के अंदर अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 2670-75 के आसपास पीडीलाइट में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। 2640 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 2725 का है और 2725 का लेवल ब्रेक होने पे 2750 रुपए तक के लेवल पीडीलाइट में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 2640 के स्टॉप लॉस से पीडीलाइट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो पीडीलाइट पर रखे नजर, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है। ये काउंटर भी आपको एक्शन में दिख सकता है। एक्शन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज आने वाला है क्योंकि 3 सेपरेट कंपनीज के साथ इन्होंने करार किया है। भारत में भी प्रोडक्शन करेंगे और यूएस की भी कंपनी के साथ इन्होंने करार करा है, तो बड़ा डेवलपमेंट इनके लिए आया है। सिमी जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है, चार्ट्स क्या कह रही हैं इसकी आज? चार्ट्स तो काफ़ी शानदार है दीपांशु, पर ये कंसोलिडेशन मोड में है। मुझे लगता है कि 100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट होल्ड करेगा और ऊपर में 115 के ऊपर ही इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए चार्ट में तो मुझे लगता है कि 100 का सपोर्ट और 115 का रेजिस्टेंस, इसी के बीच में इसको रहना चाहिए और भी थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। पर 115 जिस दिन पार करेगा उस दिन इसमें फ्रेश मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। स्टॉक आगे जाके 150 170 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 से 6 महीने के लिए स्टॉक को एटलीस्ट उठा के पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। जिन्होंने पहले नहीं लिया है उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डिप पर मिलते ही खरीदिए और पोर्टफोलियो में रखिए। स्टॉक इंट्राडे या एक आध दिन के लिए नहीं है, एकदम मतलब पोजिशनली 6-7 महीने के लिए, 1 साल के लिए स्टॉक को पोर्टफोलियो में उठा के रखिए। ओके, ये है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अमरीश सर, आपकी कोई राय इस काउंटर पर, जिस तरह से डिफेंस में फोकस आया है और कुछ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स भी कंपनी की तरफ से आए हैं? एब्सोल्युटली, जो मेक इन इंडिया जो स्टोरी है, डिफेंस का जो स्टोरी है, दैट्स देयर इन BEL। पर बोनस से पहले हमने देखा था कि काफ़ी एक्शन था। पोस्ट बोनस थोड़ा सा ठंडा हो गया है, कंसोलिडेशन हो रहा है जैसे सिमी जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि 115 के ऊपर जाएगा तो देन आई थिंक इट कैन स्ट्रेट अवे गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 135 140। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि लेना चाहिए, बट वन शुड हैव अ बिट ऑफ पेशेंस। ओके, तो ये है आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे सिमी जी भी कह रही हैं, चार्ट पर भी अच्छा है, अमरीश सर भी कह रहे हैं थोड़ा इस समय कंसोलिडेशन ज़रूर है, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म आउटलुक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छा ही बना हुआ है। विप्रो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर बने नए रिटेल सोल्यूशंस का इन्होंने ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है विप्रो के लिए। ये भी थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है कुछ समय से। मोदी जी, विप्रो का चार्ट देखें 400 के आसपास। चार्ट अच्छा नहीं है। अगर मतलब पूरे आईटी पैक में बात कर रहे हैं तो पसंदीदा काउंटर इन्फोसिस TCS रहेंगे। पहले भी इन पर कई बार बात करी है। विप्रो पर बात करते हैं तो चार्ट्स में कोई भी दम नजर नहीं आ रहा। जैसे ही काउंटर में बाउंस बैक देखने को मिलता है, स्टॉक हायर लेवल से तुरंत करेक्शन दिखा देता है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में और कंसोलिडेशन टू डाउन ट्रेंड में ये काउंटर है। तो यहाँ पर पोजीशन है, विप्रो से एग्जिट करने की सलाह देंगे। हमें लगता है इन्फोसिस TCS आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इन्फोसिस और TCS आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मोदी जी जरा बाय बोल दो बच्चे को। आज घर पे, ऑफिस नहीं गए या ऑफिस में बच्चे लेके आए? नहीं अनिल जी, मैं घर से ही कर रहा हूँ, लेकिन वो भी अभी उठकर आया तो इसलिए मेरे पास। चलिए बढ़िया है। देखो घर का माहौल घर का ही होता है। बिल्कुल, कभी एक बार स्क्रीन पे ले आइए, सामने दिखा दीजिए। बिल्कुल हमें अच्छा ही लगेगा।
आवाज बड़ी मीठी थी लेकिन। हाँ। पापा बाय। मुझे लगा स्कूल के लिए जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा स्कूल के लिए जा रहे हैं, बाय बोला तो मुझे लगा कि हाँ, या उनको लगा होगा मोदी जी को इतना तैयार देखे कि मोदी जी जा रहे होंगे ऑफिस, लेकिन मोदी जी तैयार ही नहीं जाने को, आज घर से ही शो कर रहे हैं। अनिल जी वो पास में ही बैठा, पास में ही आ गया मेरे। चलिए बढ़िया है जी। तो चलिए विप्रो चार्ट पर रखिए नजर, ये काउंटर भी रेडार पर रहेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, इस पर डेवलपमेंट आया है। SBI ने करीब 1,60,000 शेयर्स की बिकवाली करी है। स्टेक 7.6% से घटाकर 7.4%, 7.67% से घटाकर 7.4% किया है। सुमित जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट जरा देखें इसका काउंटर। दिवांशु, गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर देखिए, इसमें थोड़ा पोजिशनल व्यू बना के रखना होगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं वो लोग एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर साइडवेज मूव दिखा रहा है, और साइडवेज मूव के अंदर जो स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बना है वो 330 340 के आसपास का बना है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 380 390 के पास बन रहा है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा ये साइडवेज चल रहा है। ये साइडवेज रेंज का जब ब्रेकआउट देगा तो गोकुलदास एक्सपोर्ट के अंदर एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें फिर 450 रुपए तक के लेवल पोजिशनली आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 340 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है। काउंटर भी आपके रेडार पर रह सकता है। TCNS क्लोथिंग, कुणाल जी जरा इस पर राय दें। यहाँ पर TA एसोसिएट्स अपनी करीब 30% हिस्सेदारी बेचने वाला है, ये मालूम है। खबर जो आई है, रिलायंस रिटेल, नायका, AB फैशन, ट्रेंट जैसी कंपनीज ने यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई है। करीब 1000 करोड़ का ये स्टेक क्वालिटी अकाउंट हो सकता है। चार्ट देखें एक बार सर, TCNS क्लोथिंग। देखिए दीपांशु, चार्ट पर कुछ कमजोरी दिखाई पड़ रही है। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल कॉपी बुक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकडाउन आ चुका है। तो हो सकता है कि इस खबर के चलते कुछ उछाल बने, लेकिन मेरी राय में स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, और बहुत मुमकिन है कि स्टॉक आपको 500 रुपए तक फिसलता हुआ नजर आए। तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास लॉन्ग टर्म की पोजीशन है वो 500 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस बना करके होल्ड करें, और जिनके पास बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की पोजीशन है एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। ओके, ये है TCNS क्लोथिंग। ट्रेडिंग की पोजीशन से निकलने के बारे में सोचे अगर आज मिले आपको एक बढ़त। आइए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात वागले साहब, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा क्यूमिंस, जिसमें बाय करके चलना है। पिछले 7 से 8 दिनों का टॉप इसने कल क्लियर किया है, और मुझे लगता है आज और कल में एक अच्छी खासी मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 1373 1373 का बंद है, 1350 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1420 1430 तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कल तो बढ़िया एक्शन में भी ये काउंटर रहा था। कमेंट्स में हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी। एक बार अमृतसर से भी इस पर राय लेते हैं। अमृतसर कोई टाटा मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर, हाइड्रोजन पावर्ड कार्स या व्हीकल्स के डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से कल काफी तेजी से भागा। एक बार अमृतसर से भी राय लेते हैं। अमृतसर, कमेंट्स ट्रैक करते हैं। वैसे भी कल हमने देखा कैपिटल गुड्स पर एक्शन आया, कमेंट्स ऊपर था, सीमेंस ऊपर था, KC ऊपर गया, L&T में तो फोकस है ही, और इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ करार भी किया है हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स के लिए। हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स का जो टाइप है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव लॉन्गर टर्म में। पर इमीडिएटली हम लोग जो देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 2 to 3 years, जो इनका डिमांड है फॉर द इंजन स्पेशली जनरेटर का, आई थिंक दैट इज व्हाट विल लीड द ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए, बट अगेन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। कमेंट्स इस पर नजर है। KEC इंटरनेशनल, कल इस पर भी बढ़िया एक्शन दिख रहा था। सिमी जी, एक बार KEC इंटरनेशनल का भी चार्ट देखें। कल की तेजी के बाद आज फॉलो ऑन मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए इसमें। दीपांशु, मुझे लगता है कि चार्ट तो फ्लैटिश है, पर मुझे कल का मोमेंटम के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आज भी ये चल सकता है। 444 एक रिसेंट हाई है, वो हाई क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश मोमेंटम और देखने को मिलेगा। ऐसे ही कल जिन्होंने खरीदा है और सर्किट के बावजूद भी जिन्होंने पोजीशन को कैरी किया है, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये स्टॉक आगे होल्ड कीजिए। हो सकता है कि 444 का टारगेट जब अचीव हो जाएगा, इसमें 450 460 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इतना सही
टारगेट पॉसिबल है। अभी का जो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है 460 का मैक्सिमम टारगेट आ सकता है। नीचे स्टॉप लॉस 422 के नीचे लगा के होल्ड करना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए KEC इंटरनेशनल पर सिमी जी की राय।